के साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी के फाउंडर अतुल खोसला साहब को, बीएसएम के मुकुल कानिटकर को और इसके साथ साथ सुपर 30 के आनंद कुमार को मैं मंच में इनवाइट करूंगी। इसके साथ ही विवेक शांडिल्य को भी इनवाइट करूंगी इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। जी मीडिया ट्रांसफॉर्म इंडिया कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में मैं सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम विवेक शांडिल्य और आज हम बात करेंगे कि क्या एजुकेशन सिस्टम को बदले बगैर एक नए भारत की बात की जा सकती है। सबसे पहला सवाल मैं मुकुल कानिटकर जी आपके पास आना चाहूंगा। बदलाव, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो स्किल इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है या इस दिशा में काम अभी भी बाकी है? बदलाव तो चलते ही रहता है, प्रकृति का नियम है, चेंज एंड कंटिन्यूटी इज नेचुरल। लेकिन जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, मैं पिछले 26 वर्षों से पूरे देश में घूमता हूं और साल में 2 बार पूरे भारत की परिक्रमा हो जाती है, मेरा सौभाग्य। 10 साल पहले जी भारत का युवा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला, आईआईटी में पढ़ने वाला युवा भी 10 साल पहले ये सोचता था कि जो कुछ भी अच्छा होगा वो विदेश में होगा। आज का मेरा युवा कहता है, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ और आपका भी अनुभव होगा, आज का युवा कहता है जो दुनिया में हो सकता है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ये जो मानसिकता का परिवर्तन आया है युवा के, उस मानसिकता के परिवर्तन को हम सभी क्षेत्रों में देखते हैं और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। सरकार के सामने ये चुनौती है कि इस मानसिक परिवर्तन के अनुरूप नीतियां बनाए। जिस प्रकार का हमारे यहाँ पर कौशल का एक गैप दिखाई देता है, स्किल गैप दिखाई देता है, उसको पूरा करने के लिए कौशल विकास के लिए योजना बनाना, उसी के साथ साथ जो स्वावलंबन की बात, मेड इन इंडिया की बात है, वो जो सारी बातें एक साथ जो हो रही है, वो सब मिलकर के इस चुनौती को उत्तर देने का प्रयत्न है जो युवा में की मानसिकता में परिवर्तन आए। आनंद जी, आपसे सवाल है मेरा, एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहिए, जिस स्किल इंडिया की बात कर रहे थे मुकुल जी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश का है अभी भी बहुत पुराना है। शुरुआती दौर से ही बच्चों को रटाते चले जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट बच्चों के लिए एकदम बोझ लगता है और वो बच्चे पिछड़ते जाते हैं। और यही कारण होता है कि उनमें प्रतिभा रहने के बावजूद जितनी सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए नहीं हो पाती है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों का हुजूम तैयार किया जाए, उन्हें ट्रेंड किया जाए और उन्हें बच्चों को इस तरह से ट्रेंड करने की सलाह दी जाए, सीख दी जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव हो पाए। अतुल खोसला जी, यूनिवर्सिटी चलाने में और बेसिक एजुकेशन के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में भारत में एक बड़ी चुनौती है। अगर आप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, एक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जी, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7% यूज़ करते हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री में एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। सबसे पहले तो इसको मूव करना होगा। तो मिनिस्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, तो ये डिजिटल उससे आएगा जी। हाउ डू वी मेक श्योर कि लेक्चर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो सारे के सारे में बीम हो और उसके बाद डिस्कशन हो। बच्चा क्यों जा रहा है क्लास से बाहर? बच्चा इसलिए जा रहा है, 2 कारण। एक तो उसको इंस्पिरेशनल प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे हैं, उसको इंस्पिरेशनल लीडर्स नहीं मिल रहे हैं जो वो रोल मॉडल्स हों जी। और दूसरा कारण है कि हम जितने ज़्यादा उनको जॉब्स दे सकेंगे जी, उतने ज़्यादा आप देखेंगे कि उतने ज़्यादा बच्चे इसमें आएंगे और उतने ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे जी। तो अगले 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हमारे जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, सब में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे हो, एक यूनिवर्सिटी हो, उसी क्वालिटी का एजुकेशन मिले, उसी चीज। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम पिछले 60 से 70 साल में क्यों नहीं खड़ा कर पाए? कहाँ हम लैग कर गए, हम कहाँ पीछे रह गए? पहले तो हम ये समझ लें कि शिक्षा की परिभाषा है क्या जी। और ये कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही सरल है। व्यक्ति जब अपने अंदर झांकता है, अंतरात्मा की ध्वनि, जिसको मैं अंतर्ध्वनि कहता हूं, उसको पकड़ लेता है और उसके अनुकूल समाज में कदम रखने लगता है, तो वो प्रशिक्षित होने लगता है। समाज की आवश्यकताओं और चुनौतियों के साथ युवक को जोड़ो, उससे वह प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है। एक तो ये हुआ। दूसरे, भारत में ये प्रोजेक्ट बेस्ड ग्रुप एक्टिविटी से हमेशा हम जुड़े रहे। भारत की परंपराओं से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे और थोड़ा वहां से मार्ग नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं है। हम कर सकते हैं, अगर हम ये चीजें जोड़ें तो भारत आगे निकल सकता है और भारत का समय फिर आएगा, ये कभी दब नहीं सकता।
आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा। गरीबी और अमीरी की दोहरी शिक्षा प्रणाली जिसको कहा जाए, जब तक इसका हम लोग समाधान नहीं निकालेंगे तब तक अगर हम लोग बहुत बड़ी बातें कर ले, बहुत बहस कर ले, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमारे देश का जो सबसे बड़ा डोमेन है वो है गरीब स्टूडेंट, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन उनमें पढ़ने की ललक उन बच्चों से ज़्यादा है जिनके पास फैसिलिटी है। वो फेसबुक, व्हाट्सएप और कई चीज़ों में वो उनका दिमाग भटकता रहता है। लेकिन बच्चे जिनमें भूख है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास शिक्षा ही एक रास्ता है जिससे वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसके लिए सरकार को और साथ साथ अभी हमारे मित्र ने बोला, समाज को, दोनों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा और प्राथमिक शिक्षा पर यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। यही हमारा मानना है। कनेक्टर जी आपसे मेरा सवाल है, जो बात उन्होंने की दोहरी शिक्षा प्रणाली, अमीर बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के मायने अलग अलग हो जाते हैं, इस फील्ड में कैसे काम हो? भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू हुई है कि गुरुकुलों का पुनर्स्थापन हो रहा है युगानुकूल रूप में। ऐसे 10-11 गुरुकुलों के साथ जुड़े रहने का भारतीय शिक्षण मंडल को गौरव हासिल है। और वहाँ के बच्चे, ये जो आपने सारी बातें कही, व्यावहारिक शिक्षा, समाज के साथ जुड़ी हुई शिक्षा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वास्तविक ज्ञान के साथ कला और कौशल तीनों का संगम, और उत्पादकता का भी, कृषि, कला, विज्ञान और वेद, इन सबको लेकर के तैयार होने वाले बच्चों को मैंने देखा है। क्योंकि जहाँ सर्वांगीण और समग्र शिक्षा मिलेगी वहीं पर बच्चा आगे जाएगा। इसलिए ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से भी ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी प्रतिभा जाकर के नासा को चला रही, हमारी प्रतिभा जाकर के सिलिकॉन वैली को चला रही। इसलिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक दृष्टि से अपने एजुकेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन को सरकार केंद्रित बनाने के कारण हम फेल हो रहे। जब तक समाज शिक्षा का दायित्व अपने हाथ में नहीं लेता, सरकार चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर सकती। Why there is a dejection coming amongst the community and the people and the students and the parents about humanities? You know, unless you connect humanities to the real world, things will be difficult. We have never bothered to connect history with historical tourism, which is a skills-based, hands-on activity. That's what's missing from our systems, and that is why we seem to be lagging. अब ये क्वेश्चन आप पूछेंगे आपको क्या टैलेंट चाहिए, सबसे पहले उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कि कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या वो उसको कोर प्रॉब्लम में जाके सॉल्व कर सकता है कि नहीं। सेकंड, क्या उसमें लीडरशिप स्किल है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम आ गया तो वो 4 लोगों के साथ मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं। तीसरा, क्या वो जब प्रॉब्लम आ गया तो उन 3 लोगों के साथ काम करने के लिए टीम प्लेयर है कि नहीं। और चौथा, उसकी वैल्यूज राइट है कि नहीं। रीडिंग, राइटिंग एंड रीजनिंग, द 3 R's are taught well in liberal arts, which is also connected to the Indian system, जो सर कह रहे थे, क्योंकि liberal arts पढ़ाते थे हम गुरुकुल में। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्यों उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको हमने liberal arts प्रॉपरली liberal arts से नहीं पढ़ा रहे हैं। उनको हम इन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि लर्निंग कैसे होनी चाहिए, उनको हम रिमेंबरिंग सिखा रहे हैं।